नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के करंट अफेयर्स लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बिहार से संबंधित है और बिहार के लिए दरअसल यह खुशखबरी भी है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? सबसे पहले एक भूमिका समझ लीजिए। बिहार जो है इस देश का एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। वहाँ रोजगार की समस्या होती है, बेरोजगारी दर काफी अधिक है यदि बाकी राज्यों की तुलना में देखें। और सबसे अहम बात क्या है, बिहार से लोगों को पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्य जाना पड़ता है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे जीवन स्तर के लिए। लेकिन आज की जो खबर है, यदि आप इस पर नजर दौड़ाएं और यह सच में साबित हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। वहां पूरी तरह से एक ऐसा माहौल उत्पन्न होने वाला है कि औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। क्या वह खबर है? बिहार में मिल सकता है तेल का भंडार। यही बातें जो है कही गई है और ओएनजीसी ने इसको लेकर के काम भी शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि इस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, ओएनजीसी टू ड्रिल वेल इन बिहार, तेल के कुआं खोदने का काम शुरू किया जाएगा ओएनजीसी के द्वारा। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले अहम बात यहां पर देखिए कि ये जो पूरा आप भारत का मैप देख रहे हैं, यहां पर बिहार की अवस्थिति देख लीजिए। ठीक है, ये नेपाल से सटा हुआ है और ये जो बिहार है इसके जो एक जगह है, यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है समस्तीपुर। देखिए, ये समस्तीपुर आपको दिख रहा है। दरअसल ये समस्तीपुर जो है यह बिहार के मध्य में बिल्कुल अवस्थित है और यहीं पर यह बातें की जा रही है कि यहाँ पर ओएनजीसी के द्वारा तेल का कुआं खोदा जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वहां पर तेल मिल ही गया है या नेचुरल गैसेस प्राप्त हुआ है, लेकिन यहां पर जो है ड्रिल किया जाएगा और ये फाइंड आउट किया जाएगा कि ठीक है, यहां से जो उम्मीद थी या जो ये कहा जा रहा था कि गंगा के बेसिन क्षेत्र होने के नाते यहां पर पहले भी एक बार खुदाई हुआ था, तो इसको लेकर के अब अगर मान लीजिए कंफर्म हो जाता है, फिर यहां पर आगे का काम ओएनजीसी के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए बिहार जो है, अब बिहार की अवस्थिति समझ लीजिए, वह 9 कमिश्नरी में पूरी तरह से बटा हुआ है। समस्तीपुर जो आता है वह दरभंगा कमिश्नरी का एक पार्ट पड़ जाता है। देखिए, ये दरभंगा है, तो दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत। एक आता है मधुबनी, दूसरा दरभंगा और तीसरा समस्तीपुर। अब देखिए, अगर मधुबनी देखेंगे तो यह जो आगे का ये पोर्शन यहां से पड़ता है वह नेपाल का पड़ जाता है। तो यहां पर यह अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी साझा करता हुआ है। तो यहां पर यदि यहां पर तेल मिलता है, नेचुरल गैस मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की तस्वीर तो बदल ही जाएगा, देश का एनर्जी सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह भारत के लिए भी लाभदायक होने वाला है और साथ साथ बिहार और बिहार के लोगों के लिए तो है ही। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहां आसपास जो है आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द जो है पूरी तरह से इंडस्ट्री डेवलप होगा। ठीक है, और इसका फायदा यहां रहने वाले जो हैं बासिंदे उनको मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र से खास करके ये जो बिहार का हिस्सा है समस्तीपुर का, वो मिथिला क्षेत्र से आता है और यहाँ की एक बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। इस वजह से यहाँ पर पलायन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ के लोग जो है बाढ़ से ग्रस्त होते हैं। आपने सुना होगा जो कोसी नदी के बारे में, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, तो वह इसी क्षेत्र में है कोसी नदी। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, हर साल बाढ़ आता है तो यहाँ के लोगों को पलायन करके दूसरे जगह रोजगार के लिए जाना पड़ता है। लेकिन समस्तीपुर में यदि यह अवस्थिति हो जाता है, यह जो कहा जा रहा है ये कंफर्म हो गया, तो आप समझ सकते हैं इस जगह पर पूरी तरह से औद्योगिक क्रांति होने वाला है और यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो है ओएनजीसी ने ये कंफर्म कर दिया है कि हम वहां पर ड्रिल करने वाले हैं। अब इसको लेकर के और क्या प्रमुख बातें हो सकता है समझिए। यहाँ पर देखिए 300 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर जो है 3D भूकंपीय डेटा प्राप्त किया गया और इसी डेटा के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर 2 कुओं की ड्रिल शुरू करने की बात की जा रही है। अब यह ड्रिलिंग कब शुरू होगा? तो वह इसी वर्ष, पहली ड्रिलिंग तो इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा और इसमें जो पैसे खर्च होने के अनुमान कहा गया है वह 30 से 35 करोड़ तक आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी खबर जो है यह पुष्ट हो चुका है, यहां पर काम जो है वह जल्द ही शुरू होने वाला है। औद्योगिक क्रांति निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो बिहार की तस्वीर तो बदल ही जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, यहां पर ओएनजीसी ने एक बात और कंफर्म कर दिया है कि बिहार में तो हम खुदाई करने वाले हैं ही, इसके अलावा एक और जगह कंफर्म कर दिया है ओएनजीसी ने और वह जगह जो है वह उत्तर प्रदेश है। यहां पर देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है बिहार से ही यहां पर सटा हुआ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो यहां पर आपको बलिया नजर आ रहा होगा। ठीक है,
ये पूर्वांचल का हिस्सा पड़ जाता है और यह जो है बिहार के सीमा पर ही पड़ता है इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पर जो आपको बलिया नजर आ रहा है, इस बलिया में भी यह कंफर्म किया गया है कि यहां पर भी जो है वह ड्रिल किया जाएगा ओएनजीसी के द्वारा ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। अब यहां एक बात फिर से समझिए, इस मैप के जरिए अगर यहां पर यह चीज होता है, जैसा मैंने कहा इस जगह पर कहीं समस्तीपुर है, ठीक है, और यहां पर बलिया का स्थिति पड़ जाता है। अब जरा इस क्षेत्र की स्थिति सोच करके देखिए, ये दोनों बातें कंफर्म हो गया दोनों जगह कि यहां पर ऑयल और नेचुरल गैसेस जो है उसकी प्राप्ति हो गई। तो यहां समझ लीजिए पूरे जो है पूर्वांचल की बात की जा रही है, ये पूरा पूर्वांचल की तस्वीर बदल जाएगा, क्योंकि यही वो जगह देश का है, उत्तर भारत और खास करके पूर्वांचल का हिस्सा, यहां पर जो है सबसे ज्यादा गरीबी देखी जाती है, लोगों का पलायन यहीं से होता है। लेकिन ये दोनों जगह अगर मिल गया ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार, तो जाहिर सी बात है इस जगह की तस्वीर आने वाले कुछ वर्षों में पूरी तरह से बदलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहां पर गंगा बेसिन की बात करते हैं। देखिए ये गंगा बेसिन जो है इसका विस्तार अपने आप में काफी अधिक है, और गंगा बेसिन का अगर आप विस्तार देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, अब देखिए कुछ स्टेट इसमें शामिल होता है। गंगा बेसिन का महत्व भी काफी अधिक हो जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें उत्तराखंड का कुछ हिस्सा आ जाएगा, नेपाल आप कह सकते हैं पूरा आ जाता है, इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश आएगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक आएगा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा यहां पर पहुंच जाता है, यहाँ राजस्थान से लेते हुए दिल्ली का कुछ हिस्सा, यहां पंजाब मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये गंगा बेसिन है, और गंगा बेसिन का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। महत्व जो है वह एक तो है निवास के लिए भी हो जाता है। मानव भूगोल जब आपने पढ़ा होगा तो मानव भूगोल के दृष्टिकोण से इसका महत्व है। इसी क्षेत्र में सबसे अधिक जो है पॉपुलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो पीने का पानी जो है, अगर पेयजल की बात करेंगे तो यह भी है। यहां पर फसल की विविधता काफी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है गंगा बेसिन का अपने आप में काफी महत्व हो जाता है। यहां पर देख लीजिए भौगोलिक कवरेज अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा देखेंगे भारत में तो 26% जो है वह गंगा बेसिन का ही आ जाता है। अगर जनसंख्या देखेंगे 11 राज्यों की तो वह 43% जनसंख्या जो है भारत का वह गंगा बेसिन में पड़ता है। भारत के अगर कुल अनुमानित उपयोग पेयजल की बात किया जाएगा तो पानी जो है पीने का वह 38% यहां से प्राप्त हो जाता है गंगा बेसिन से, जो कि सबसे अधिक है। गंगा बेसिन क्षेत्रों में अगर जो फसल उगाई जाती है उस फसल की बात करेंगे तो यहां पर धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू, गेहूं, ये सब मुख्य फसल है, और भी फसलें हैं लेकिन ये मुख्य फसल है। जीडीपी में इस जगह का अगर योगदान देखेंगे भारत के जीडीपी में तो 40% से अधिक योगदान केवल इस क्षेत्र का होता है। आप सोच सकते हैं इस गंगा बेसिन का महत्व कितना अधिक हो जाता है। और इसके अलावा एक और बात है, यह है जल विद्युत क्षमता का। जल विद्युत क्षमता की अगर बात करेंगे तो 20,711 मेगावाट है इसमें। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अब यहां गंगा बेसिन में कई जगह यह कहा जा रहा है कि यहां पर ऑयल और नेचुरल गैसेस की प्राप्ति हो सकती है। इसको लगातार इसको लेकर के ओएनजीसी जो है वह काम कर भी रही है। एक बात और समझिए, यहां पर अगर जैसा मैंने कहा बिहार को लेकर के, यहां बिहार को लेकर के मैंने कहा, अब बिहार में अगर मान लेते हैं ड्रिलिंग हो रहा है, इस बार 2024 से शुरू भी हो जाएगा ड्रिलिंग जैसा कि ओएनजीसी ने कहा। अब यहां पर अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि ड्रिलिंग सफलतापूर्वक हुआ और उसके तहत समस्तीपुर में जो है वह ऑयल और यहां पर नेचुरल गैस मिल गया, तो इसके बाद क्या तुरंत मामला बदल जाएगा? देखिए एक बात और है, इसमें एक टेक्निकली पहलू है, उसको समझिए। यहां पर यह देखना पड़ेगा कि व्यापारिक रूप से यह कितना कॉस्टली होता है, इसका कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाता है फिर यह मामला कवर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम अपनी जरूरत का जो है ज्यादातर जो है आप कह सकते हैं ऊर्जा का निर्भर जिस पर हम रहते हैं, चाहे वह ऑयल हो चाहे नेचुरल गैस हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट चाहे हम रसिया से करें, यूएसए से करें या फिर मिडिल ईस्ट से ले, लेकिन हम इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। तकरीबन अपने देश का 80% जो है ऊर्जा जरूरत के लिए हम ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। अब यहां समझ लीजिए 50 साल पहले भी बिहार में ओएनजीसी ने यह काम किया था, ड्रिलिंग का काम किया गया था ताकि नेचुरल गैस प्राप्त हो सके, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो व्यापारिक रूप से हम इसको ड्रिलिंग करते, फिर यहां से जो है हम कच्चा तेल निकालते, उसका जो ओवरऑल कॉस्ट होता वह इंपोर्ट किए गए कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाता, ठीक है।
अब समझ में आ गया? यानी कि आप अपने घर में खाना बनाते हैं ऐसे समझिए, तो आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ रहा है और ज्यादा खर्च भी हो रहा है, समय भी अधिक जाएगा और आप फिर प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको यदि लगता है बगल में कोई मेस है, वो आपको सस्ता खिला भी देता है, गुणवत्ता भी ठीक ठाक ही है, आपका काम वहां चल जाएगा, समय बच जाएगा, आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने रूम पे खाना नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे, आप जाकर के मेस में खा लेंगे। तो यही बातें यहां पर है, इसी बात को समझना है आपको। अगर यहां पर मिल भी जाता है, हमने फाइंड आउट कर लिया है ओएनजीसी ने, तो क्या भारत सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ेगी? 50 साल पहले भी तो यही स्थिति हुआ था, यहां पर ईयर लिख लीजिए, 50 साल पहले की बात है ये। तो 50 साल पहले जो हुआ था उस समय देखा गया था कि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से यह काम रोक दिया गया। अब एक बात और समझना है, आप कहेंगे कि 50 साल पहले जब यही काम हो चुका है तो दोबारा क्यों? क्योंकि ये 50 साल पहले हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं था। अब जो है हम ड्रिल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो अब संभव है कि यहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से ये पूरा जो यहां पर ड्रिल करने का होगा, फिर रिफाइनरी बनेगा, रिफाइनरी वगैरह कर करके ओवरऑल जो कॉस्ट आएगा वह संभव है अब कम पड़ जाए, ठीक है, यानी कि फिर हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यही बात यहां कहा जा रहा है। यह मामला आपको समझ में आ गया? यानी कि 2-3 दाव पेच हैं, इस बात को आपको समझ करके आगे बढ़ना है। गंगा बेसिन की स्थिति आपने समझ लिया। गंगा बेसिन को वैसे भी आप अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी पॉइंट ये हो जाता है। चलिए अब यहां पर भारत में प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन कौन सा है, जरा उसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपको भारत का मैप पूरी तरह से दिख रहा होगा। सबसे पहले ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, ये देख रहे होंगे ब्लैक लाइन, ये जहां जहां ये ब्लैक लाइन जाएगा इसका मतलब है यहां पर गैस पाइपलाइन है। मैं इसको ब्लैक से ही करता हूं, नहीं तो वो ब्लैक लाइन जो है रेड हो जाएगा, फिर आपको समस्या हो जाएगा। देखिए ये जो है, ये ब्लैक जो है, और थोड़ा सा इसको, हाँ देखिए ये जो ब्लैक लाइन है ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये जो है पूरी तरह से ब्लैक लाइन आपको दिख रहा होगा, या ये वाला पोर्शन जो आपको विस्तृत रूप में दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। अब ये सब क्या है? दरअसल ये जो है यह गैस पाइपलाइन की बात की जा रही है। और क्या ये गैस पाइपलाइन प्रस्तावित है, भविष्य में होने वाला है? जी नहीं, बल्कि ये गैस पाइपलाइन जो है अभी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि मूर्त रूप में है। भारत के नक्शे पर आप इन चीजों को देखिए। इसके अलावा भी कई और जगह है, मैं मोटे तौर पर मुख्य जो एक तरह से गैस पाइपलाइन है उसको आपको दिखा दिया। इसके अलावा आप चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑथराइज्ड देख लेते हैं गैस पाइपलाइन जो है। देखिए ये जो कई जगह आपको रेड कलर दिख रहा होगा, ये रेड कलर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो है यह भी गैस पाइपलाइन ही है, लेकिन ये गैस पाइपलाइन किस तरह का है? ये ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो ये सब पर भी काम संभव है। इस तरह से आपको कई जगह और भी देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी, ठीक है। और कुछ ऐसे गैस पाइपलाइन हैं जो प्लान्ड हैं। प्लांट के लिए दूसरे कलर से मैं आपको दिखा देता हूं। प्लांट गैस पाइपलाइन, जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, ये प्लांट है, यानी कि ये फ्यूचर में ये काम किया जाएगा इस पर, ठीक है। इन सब जगहों पर काम किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, छोटे छोटे जगह देखेंगे जहां पर ये प्लांट है। अब अगर समझ लीजिए यहां पर ये मुंबई है, ठीक है, यहां मुंबई पर जाता है, और ये पूरा जो एरिया जो है वह पूरा आपको वेस्ट बंगाल की तरफ का। तो यहां से अगर आप देखेंगे ये पश्चिम भारत की स्थिति है, और पश्चिम भारत से पूरब भारत तक, पूर्वी हिस्सा तक, पूरब तक, दोनों दिशा में देखिए पूरी तरह से बीचों बीच गैस पाइपलाइन प्रस्तावित है। तो यह संभव है भविष्य में किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से गैस पाइपलाइन पूरे भारत में किस तरह से जाल फैलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर रिफाइनरी को देख लेते हैं। रिफाइनरी मतलब आप समझते हैं ना, रिफाइनरी कहने का मतलब होता है एक ऐसा जगह, एक कारखाना है, दरअसल एक इंडस्ट्री है, एक कारखाना है, और उस कारखाने में क्या होगा? तेल शोधन का काम किया जाएगा। अब तेल शोधन क्या होता है? देखिए क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अधिक करके, ठीक है, और यहां पर जो कच्चा तेल होता है ना, इस कच्चा तेल का शोधन किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है कच्चा तेल में, और फिर यहां से डिफरेंट जो है हाइड्रोकार्बन निकाल लिया जाता है इससे, ठीक है, अलग अलग लेवल, जैसे कि यहां से आपको ऑयल भी मिल जाएगा, नेचुरल गैस भी मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा, पेट्रोल मिलेगा, केरोसिन भी जो है इसी प्रक्रिया से निकलता है, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो इन सब चीजों को रिफाइनरी के तहत कहा जाता है और इसके लिए सेटअप तैयार किया जाता है। ओएनजीसी भी इसमें काम करती है। तो देखिए भारत में कहां कहां पर जो है फेमस, या
आप कह सकते हैं कि प्रमुख रिफाइनरी है उसको समझ लेते हैं। जैसे बिहार का लेकर के मैंने बात किया कि बिहार के समस्तीपुर में बात की जा रही है कि ड्रिल किया जाएगा ऑयल और नेचुरल गैस को फाइंड आउट करने के लिए। तो बरौनी आप जानते हैं बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यानी कि समस्तीपुर के बगल में पड़ जाता है। आप ये जगह आप देख रहे होंगे, देखिए यहां पर बेगूसराय, यहां पर समस्तीपुर है। इस समस्तीपुर में मैंने कहा कि यहां पर ड्रिल किया जाएगा और बेगूसराय यहां पर पड़ जाता है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है बेगूसराय, यहीं पर जो है यह बरौनी पड़ता है। यहां पर देखिए आप इस मैप पे देखिए, यह जो बरौनी पड़ जाता है यह बेगूसराय में है, यह रिफाइनरी है। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश का बात किया, मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि बलिया में ड्रिल किया जाएगा, लेकिन यहां पर रिफाइनरी भी मौजूद है। वह कहां पर जाता है? मथुरा में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बठिंडा में पड़ता है, पानीपत में पड़ता है, बाड़मेर में पड़ जाता है, बीना में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ये घाट देखिए, यहां पर पश्चिमी घाट पर नजर दौड़ाइए, ठीक है। इस चीज को समझना है तो पश्चिमी घाट की तरफ चलते हैं और फिर हम यहां पर पूर्वी घाट की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति को हमारे लिए समझना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। इधर कौन सा पड़ता है? वे ऑफ बंगाल, और इधर क्या होता है? ये अरब सागर, और इधर इंडियन ओशियन। ये मामला समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर मुंबई में पड़ता है, ये जामनगर भी है, वाडीनगर भी है, वाडीनार भी है, और कोयली में पड़ जाता है। उसके अलावा मैंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। उसके बाद कोच्चि केरला में पड़ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में भी है, टाटीपका में है, विशाखापत्तनम में, पारादीप में। तो ये सारे जगह जो है ये रिफाइनरी है देश का, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि गुवाहाटी का आपने सुना होगा, है ना, तो गुवाहाटी में भी एक रिफाइनरी लगाया गया है, डिगबोई में रिफाइनरी है। तो ये देश के जो है इंपोर्टेंट रिफाइनरी है, आप इसको तैयार जरूर कर लीजिए, दोनों ही चीजें। बल्कि आपको ये भी देखना चाहिए कि गैस पाइपलाइन का किस तरह से जाल बिछा हुआ है देश में, है ना, कौन ऑथराइज्ड है, कौन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और कौन प्रपोजल है, क्या किस पर प्लानिंग चल रही है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। एनर्जी का टॉपिक वैसे भी कहीं भी आपको मिले तो आप उसकी स्टडी कर लीजिए। उसके अलावा रिफाइनरी की स्थिति आपको समझ में आ गया, और रिफाइनरी का कहने का मतलब क्या होता है, किस तरह से तेल शोधन का काम होता है, यह सब आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो यहां पर ये चीजें भी मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया। अब जरा एक नजर हम ओएनजीसी पर डालते हैं। देखिए ओएनजीसी के बारे में मैंने पहले भी कहा कि यह जो है प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है? या पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर कहने का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का कहने का मतलब होता है सरकारी उपक्रम, ठीक है, और यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। मामला समझ में आ गया। तो यहां पर महारत्न जानते हैं, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है। इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी, और किसके, कौन से मंत्रालय के तहत? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ही आता है। भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादित कंपनी इसको कहा जाता है, और भारतीय घरेलू उत्पादन में इसका लगभग 70% योगदान है। ध्यान से समझना है, शब्द पर ध्यान दीजिए। भारतीय घरेलू उत्पादन की बात की जा रही है, यानी कि हम अपने घर में जितना उत्पादन कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। हमारी पूरी जो ऊर्जा जरूरत को पूरा करने की यहां पर बात नहीं की जा रही, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया। अब इस मुद्दे पर एक प्रश्न है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा कंक्लूजन समझ लीजिए कि यदि ये पूरा चीजें हो जाता है, ड्रिल हो जाता है, चीजें निकल जाता है, लेकिन इसके अलावा यहां पर कुछ समस्या आएगा। वो समस्या क्या आएगा? भूमि अधिग्रहण का। आप जानते हैं भूमि अधिग्रहण जो है एक प्रॉब्लम है, और इसके लिए कानून भी लाया गया था, लेकिन सरकार ने फिर उसे निरस्त कर दिया प्रेशर ग्रुप के चलते। तो यहां पर जो भूमि ग्रहण की समस्या आएगी अधिग्रहण को लेकर के, ओएनजीसी को लेकर के, तो ओएनजीसी किस तरह का डील करेगी? इसके लिए ओएनजीसी ने पहले ही कहा है कि देखिए हमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओएनजीसी क्या करने वाली है? तेल का कुआं खोदेगी, ठीक है। यहां पर तेल का कुआं खोद करके पता करेगी कि ये चीजें है कि नहीं। देखिए इधर कहीं ड्रिलिंग का पिक आपको दिखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये ड्रिल किया जा रहा है, ठीक है। जमीन के अंदर जो है पाइप डाल करके, आप गांव जाते होंगे, कुआं तो देखा होगा ना, तो वो पानी का कुआं होता है, दरअसल ऐसा ही तेल का कुआं होगा, ठीक है। तो इसको ड्रिल किया जाएगा और फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या यहां पर वाकई जो है ऑयल और नेचुरल गैसेस मिल सकता है। इसके लिए कितने ज्यादा जगह की जरूरत हो जाएगा? 130 इंटू 130 मीटर, या इसके अलावा 150 बाय 150 कर सकते हैं।
इतना इसको जमीन की जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतने अधिकरण भी करना मुश्किल होगा, खास करके किस जगह पर, जैसा मैंने कहा यहां पर समस्तीपुर, चूंकि यहां सघन आबादी क्षेत्र है, या इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि बलिया की भी ये स्थिति है, बलिया में भी देखेंगे यहां पर भी ये भी सघन आबादी का क्षेत्र है, तो इतना जमीन भी अधिग्रहण करने में समस्या होगा ओएनजीसी को। लेकिन बिहार में ये काम जो है समस्तीपुर में वो लगभग अंतिम चरण में है, ठीक है। तो ओएनजीसी को फिर क्या किया जाएगा, देखिए ओएनजीसी को यहां पर जो है लिमिटेड टाइम दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि जिनका जमीन है वो आपको 10 साल के लिए दे रहे हैं, 10 साल तक आप खुदाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि इतने समय में आप जो है खुदाई करके देख लीजिए कि क्या चीजें हैं, बाकी सही होता है तो ठीक है, नहीं तो भूमि फिर लौटा दिया जाएगा किसानों का। इसके अलावा अगर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट की काफी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना यह काम नहीं हो सकता है। और फिर वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे सामंजस्य करना होगा। ये सारे काम आप जानते हैं हमारे देश में ये सब चीजें करने में काफी जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये सब चीज हो जाता है, जो कि खास करके आप समस्तीपुर वाले कंडीशन में देखेंगे तो वहां पर तो कुल मिलाकर के मामला जो है अंतिम चरण में है, ठीक है। वहां पर लगभग सारा काम कर लिया जा चुका है। तो अगर वहां पर ये सब चीजें हो जाता है तो आने वाले समय में बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, वह रुक जाएगी। वहां पर आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा गिरेगा, रोजगार बहुत लोगों को मिल पाएगा, और ओवरऑल बिहार की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में बदलने वाली है और इसका फायदा निश्चित तौर पर देश को भी मिलेगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं देश का जो एनर्जी सिनेरियो है वह पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए ऑयल और नेचुरल गैसेस जो हैं इंपोर्ट करते हैं बाहर के कंट्री से, वह चाहे हम ईरान से ले, चाहे रसिया से ले, चाहे हम यूएसए से ले, उस पर हमारी निर्भरता जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी। चलिए अब इस पर एक प्रश्न है, वह प्रीलिम्स के स्तर का है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड कंपनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। यहां पर 4 कथन दिया गया है। यह भारत सरकार की एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, हमने इसकी चर्चा किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है असत्य कथन चयन करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन की गई थी। ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादित कंपनी है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ये 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए। आपको क्या लगता है कि समस्तीपुर में जो ये काम किया जा रहा है ओएनजीसी के द्वारा, वाकई इसमें सफलता मिलने वाली है? क्योंकि अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऐसा ओएनजीसी का दावा है। उसके बाद बिहार की तस्वीर किस तरह से बदल सकती है? या आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप पूर्वांचल से हैं, बलिया से संबंधित हैं आप, तो वहां की जो स्थिति है उसके बारे में भी आप अपने विचार जरूर रखें। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।